फिक्स हम लोगों का वो है पीएच स्केल। क्या चीज? तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं पीएच स्केल पर। किस पर? पीएच स्केल क्या होता है। तो अभी तक हम लोग ये पढ़े हुए थे कि कोई पदार्थ अम्ल है तो इस चीज को कैसे हम लोग उसका प्रॉपर्टीज क्या होगा। नहीं, कोई चीज यदि क्षार है तो कैसे कहेंगे क्षार है। नहीं, तो उसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है, गुण होता है, लक्षण होता है। उसके आधार पर हम क्या कहते हैं कि कौन अम्ल है और कौन क्या चीज है, क्षार है। अब प्रश्न ये उठता है कि मान लो कि हमने आपको दो ठो अम्ल दे दिया। एक दे दिया सिट्रिक अम्ल, एक दे दिया सिट्रिक अम्ल, और दूसरा दे दिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, और एक और दे दिया तीसरा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। अब हमें पता करना है कि ये तीनों ही अम्ल है। अब हमें पता करना है कि ये तीनों में कौन स्ट्रॉन्ग है, कौन प्रबल है। तो फिर इस चीज को कैसे पता करेंगे? अभी तक तो हम लोगों ने जो चीजें पढ़ा है सिर्फ ये जानने के लिए ये चीज हम लोग पढ़े हुए हैं कि अम्ल होगा तो उसका प्रॉपर्टीज क्या होगा, कैसे कहेंगे कि वो अम्ल है। नहीं, क्षार होगा तो कैसे कहेंगे कि वो क्षार, उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है। ये चीज हम लोग नहीं पढ़े हैं कि दो या तीन अम्ल दिया हुआ रहे तो कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, कौन वीक होगा। इस चीज को हम लोग अभी तक नहीं पढ़े हुए हैं। पढ़े हुए हैं? नहीं पढ़े हुए हैं। तो सवाल ये उठता है कि कैसे पता चलेगा कि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नहीं, तो ये जब समस्या आया तो यहाँ पर हमें सोरेनसन, जो कि आपके फ्रांसीसी थे, है कि नहीं, इनका पूरा नाम था SPL सोरेनसन। उन्होंने 1909 ईस्वी में 1909 ईस्वी में एक स्केल बनाया जो पूरे वर्ल्ड के लिए मान्य था। पूरे वर्ल्ड के लिए कौन सी था, मान्य था, जिसको हम यूनिवर्सल सार्वत्रिक सूचक या यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। सोरेनसन ने 1909 में इस तरह के समस्या को दूर करने के लिए एक स्केल बनाया। अब वो स्केल पूरे वर्ल्ड के लिए सत्य है, इसीलिए उस स्केल को हम सार्वत्रिक सूचक अर्थात यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। और उस स्केल का नाम क्या था, पीएच स्केल। क्या नाम था, पीएच स्केल। कब बनाया गया, 1909 में। 1909 में किसने बनाया, सोरेनसन ने। किसने बनाया, सोरेनसन ने। अब पीएच का मतलब हम लोग समझते हैं। यहाँ पर पी वर्ड है, तो पी का मतलब होता है पोटेंस। क्या चीज, पोटेंट, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पावर। पावर का मतलब होता है शक्ति। पावर का मतलब शक्ति। तो पी से क्या होता है, पावर। पी से पावर, पी से पावर। और यहाँ पर लिखा गया है एच। एच का मतलब होता है हाइड्रोजन या हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन या हाइड्रोजन आयन। तो पीएच का मतलब हो गया पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मतलब क्या हो गया, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन कहो या हाइड्रोजन आयन कहो। हाइड्रोजन या हाइड्रोजन आयन कहो। हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन कहो, एक ही चीज हो गया। तो हाइड्रोजन की शक्ति पीएच का क्या हो गया, फुल फॉर्म हो गया। पीएच का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन की शक्ति या हाइड्रोजन आयन की शक्ति। मतलब हो गया
कि किसी विलियन में हम लोग अम्ल को डालते हैं तो किसमें टूट जाता है, H प्लस आयन में। तो जिस विलियन में H प्लस आयन की मात्रा ज्यादा होगा इसको हम कहेंगे कि उस विलियन में H प्लस आयन की शक्ति सांद्रता कौन सी है, ज्यादा है। जिस विलियन में H प्लस आयन की मात्रा ज्यादा होगा, मतलब कोई जलीय जल हो और उसमें हम एसिड डालेंगे, अम्ल डालेंगे, तो स्वाभाविक H प्लस आयन में टूटेगा वो। तो जिस विलियन में एक खास अमाउंट में, जैसे मान लो हम यहाँ पर 1 लीटर, कितना, 1 लीटर यहाँ पर हम जल ले लेते हैं, प्योर जल ले लेते हैं जिसमें सिर्फ H2O हो। ये जल हो गया, कौन सी हो गया, ये जल हो गया। अब इसमें हम एसिड डाल रहे हैं HCl, तो स्वाभाविक HCl जब इसके अंदर आएगा तो किसमें टूटेगा, H प्लस, किसमें टूटेगा, इसमें ये H प्लस अलग हो जाएगा और Cl माइनस क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और इसके अंदर जो एक कण है, जल के जो कण है, उस कण का सूत्र क्या होता है, H2O, क्या होता है, H2O। तो H2O, तो जब ये H प्लस इसके अंदर आएगा तो H प्लस आयन सिंगल नहीं रहता, वो अकेले नहीं रह सकता है। वो जैसे ही H प्लस आयन में टूटेगा कि यहाँ पर H2O से आकर के जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर बना देगा एक H प्लस आकर के टूट जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा और ये बना देगा H3O प्लस, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन इसको बोला जाता है, हाइड्रोनियम आयन इसको बोला जाता है, हाइड्रोनियम आयन। जब हम एसिड को जल में डालते हैं तो H प्लस आयन में टूटता है, तो क्या H प्लस आयन जो है इसमें उसी जल के अंदर रहता है नहीं। वो जैसे ही H प्लस बनेगा तुरंत यहाँ पर जो जल के जो कण है H2O, उससे वो जुड़ जाएगा और जुड़ करके बना देगा क्या चीज, H3O प्लस आयन। यही प्रॉपर्टी जो किसी विलियन के अंदर आता है तो एसिड गुण वो क्या करता है, शो करता है, क्या करता है, शो करता है। किसके कारण, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन के कारण। H प्लस आयन जो है, H प्लस आयन ये अकेले नहीं रह पाता है, इसकी टेंडेंसी है कि वो नहीं अकेले रहेगा, वो किसके साथ जुड़ जाता है, जल के कण के साथ, H2O के साथ जुड़ करके क्या बना जाता है, H3O प्लस बना जाता है। तो मान लो हमने ये जल हो गया 1 लीटर, एक्चुअली जो भी हम लोग परीक्षण करते हैं ना, वो लगभग एक खास टेम्परेचर पर, जैसे मान लो हम लोग जनरली 25 डिग्री C पर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि ज्यादा जब टेम्परेचर होगा ना तो फिर वहां पर H प्लस आयन की मात्रा थोड़ा सा ज्यादा कम हो सकता है। तो एक हम लोग खास टेम्परेचर पर इन सब चीजों को क्या करते हैं, प्रैक्टिकली इसको हम रिसर्च करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर मान लो कि इसके अंदर थोड़ा देर के लिए, मान लो कि H प्लस आ करके इसके अंदर जल के अंदर घूम रहा है, जैसे किसी पानी के अंदर हम लोग कुछ डालते हैं, रबर का कुछ ऐसे डालते हैं तो कैसे तैरते रहता है। तो मान लो कि H प्लस आयन आया, Cl आया, इसमें H प्लस में टूट गया, H प्लस N जो है ना इसमें तैर रहा है। तो मान लो तुमने 1 बूंद डाला HCl, कितना, 1 बूंद, 1 बूंद डाला तो इसमें 50 ठो H प्लस आ करके आयन में टूट गया, H प्लस आयन में टूट गया 50 ठो, कितना, 50 ठो। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि H प्लस हो गया है, कितना, 50 हो गया। अब उसी तरह से हम क्या करते हैं कि मान लो कि यहाँ पर हम डालते हैं H2SO4, क्या डालते हैं, तो ये भी H प्लस आयन में टूटेगा, एसिड है तो इस स्थिति में H प्लस आयन की मात्रा सपोज मान लो कि 40 ठो H प्लस आयन में टूटा, बाकी ऐसे ही रह गया, डाला 1 ही बूंद। तो HCl के डालने पर क्या H प्लस, H2SO4 के डालने पर 40 ठो H प्लस आयन इसमें अलग हो गया। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि HCl जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और H2SO4 कौन सी है, कम, क्या चीज है, कम है। और इसी आधार पर सोरेनसन ने स्केल बनाया, इस स्केल को हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं, कि किसी विलियन में
H+ आयन की मात्रा कितनी है। तो H+ आयन की मात्रा यदि ज्यादा होगा, क्या होगा, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग अम्ल, मतलब अम्ल होगा, नहीं, स्ट्रॉन्ग अम्ल होगा। तो पीएच स्केल में उसने क्या किया कि एक इस तरह का स्केल बनाया, इस तरह का, नहीं, और उस स्केल पर उसने क्या किया, 0 से लेकर के 14 तक संख्या को लिख दिया, 0 से लेकर के 14 तक के संख्या को लिख दिया, ठीक है। अच्छा, बीच में क्या ले लिया, 7, बीच में क्या ले लिया, 7। अब पीएच स्केल, जैसे मान लो कि आपका किसी विलियन को टेस्ट करना है कि कौन स्ट्रांग है और कौन क्या चीज है, वीक है, या कौन अम्ल है कौन क्षार है, तो पीएच स्केल के द्वारा दोनों चीजों को हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे मान लो पीएच स्केल पर यदि 7 आता है, अब पीएच का स्केल दो टाइप का होता है, एक पीएच चार्ट पेपर होता है, मतलब पीएच पेपर होता है, और आजकल जो है इलेक्ट्रॉनिक पीएच क्या कहते हैं, रीडिंग वाला भी एक पीएच आ गया है कि नहीं। जैसे आप लोग थर्मामीटर देखते होइएगा, तो कैसे बुखार हो, इलेक्ट्रॉनिक भी आया, पहले क्या था कि पारा वाला था, अब इलेक्ट्रॉनिक आ गया है, मतलब इसे बटन दबा देगा और आपको जितना डिग्री सी जितना फ़ारेनहाइट आपका टेम्परेचर होगा वहां पर क्या करेगा, बता देगा, इसमें रीडिंग आ जाएगा। तो उसी तरह से पीएच स्केल भी दो टाइप का होता है, एक होता है जो आपको रीडिंग बता देगा उस तरह से, नहीं, जैसे मान लो किसी विलियम में उसको डालोगे इस तरह से थर्मामीटर के जैसा, तो अब उसका रीडिंग बता देगा कि एक्चुअली उसका रीडिंग जो है 0 से 14 तक ही रहेगा उसमें, तो बता देगा, कहेगा कि इसका रीडिंग 5 है, इसका रीडिंग 4 है, इसका 3 है, इसका 2 है, इसका कौन सी 1 है, या 9, 10, 11, 12, 13, इस तरह से क्या करेगा वो, रीडिंग बता देगा वो। तो यहाँ पर अब सुरेंसन साहब ने बहुत सारा रिसर्च किया अम्ल और क्षार लेकर के, और उसके बाद H+ आयन के सांद्रता के आधार पर उसने एक स्केल बनाया जिसको हम पीएच स्केल कहते हैं। उस स्केल में कहाँ से कहाँ तक नंबरिंग किया गया, 0 से लेकर के 14 तक। उसने ये देखा कि जिस भी विलियन का पीएच मान 7 दिखा रहा है, वो जनरली के जनरली जो है उदासीन है, मतलब लवण है, साल्ट है। तो पीएच स्केल पर यदि 7 हमें उसका रीडिंग बताता है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो लवण होगा, मतलब न तो उसके अंदर अम्लीय प्रॉपर्टी होगा और न तो क्षारीय प्रॉपर्टी होगा। फिर हम जिस जैसे जैसे 0 के तरफ बढ़ते जाते हैं, अम्लीयता का गुण बढ़ते जाता है, नहीं, जैसे मान लो किसी विलियन का पीएच मान 3 है और किसी विलियन का पीएच मान 5 है, तो कौन ज्यादा स्ट्रांग होगा, 3 वाला कि 5 वाला, 3 वाला। क्योंकि जैसे जैसे हम ऐसे जाएंगे ना 0 के तरफ, 0 के तरफ जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, वैसे वैसे उसकी अम्लीयता का गुण क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। और 7 से इधर हम जाएंगे तो क्षारीयता का गुण बेसिक प्रॉपर्टी जो है, क्षारीयता का गुण क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। अब मान लो पीएच स्केल पर किसी का 10 बता रहा है, किसी का 8 बता रहा है, कौन ज्यादा बेसिक प्रॉपर्टीज का होगा, क्षारीय प्रॉपर्टी का, 10 वाला। तो इधर जाएंगे, 7 से इधर आएंगे तो एसिडिक प्रॉपर्टी क्या होगा, बढ़ेगा। 7 से इधर जाएंगे तो क्षारीयता का गुण बेसिक प्रॉपर्टी का होगा, बढ़ेगा, बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ेगा। इस तरह से अब पीएच स्केल 6 दिखा रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि अम्ल होगा। अब हमें वो सूचक की जरूरत नहीं है, हम पीएच स्केल से ही बता सकते हैं कि कौन अम्ल है कौन क्या चीज क्षार है, और ये भी हम बता सकते हैं कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन क्या चीज है, वीक है, ये भी हम बता सकते हैं। अब तो हम ये तीनों के बारे में, जैसे अभी हमने लिया था सिट्रिक अम्ल लिया था, HCl लिया था, H2SO4 लिया था, नहीं लिया था, HNO3 मान लो ले लेते हैं हम। अब ये तीनों अम्ल है कि नहीं हम बता सकते हैं, पीएच स्केल विलियन में डालेंगे हम, तो डालेंगे तो क्या करेगा, निश्चित है कि 7 से इधर बताएगा तो समझ जाएंगे अम्ल है, कि 7 से इधर ही बताएगा, ये भी बताएगा, ये भी बताएगा, नहीं, तो हम समझ जाएंगे क्या चीज है, अम्ल है। अब कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मान लो इसका रीडिंग बता रहा है, जैसे इसका रीडिंग बता रहा है मान लो 1.4, नहीं, इसका रीडिंग बता रहा है मान लो 2, इसका रीडिंग बता रहा है 4, कौन स्ट्रांग होगा, ये ज्यादा स्ट्रांग होगा, नहीं, ये इससे थोड़ा सा वीक होगा, इससे वीक क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा।
अरे सर में, हालांकि इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये वाला होता है, ये वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है H2SO। अरे सर में, तो पीएच स्केल की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, अम्ल और क्षार भी बता सकते हैं कौन अम्ल है कौन क्षार है। उसके अलावा इसकी प्रबलता को भी हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, और अब आगे जाइएगा, तो चूंकि पीएच स्केल का मान 0 से नीचे भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, तो माइनस में होगा तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। इस 14 से आगे भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल हमें क्लास 10th लेवल तक में हम लोग को 0 से 14 तक पर ही क्या करना है, फोकस करना है। इसके आगे जो है आपको आगे जा करके उत्तर क्लास में जाइएगा तो वहां पर चीजों को अच्छा से पढ़िएगा, है कि नहीं। 0 से इधर में कौन कौन आ जाएगा, 14 से उधर में कौन कौन सा क्षार आएगा, है कि नहीं, उसका बेसिक प्रॉपर्टी क्या होगा, एसिडिक प्रॉपर्टी क्या होगा, वो आप आगे जा करके पढ़िएगा। तो हमारा पीएच स्केल किस पर काम करता है, H प्लस आयन की सांद्रता पर, सांद्रता का मतलब पावर पर काम करता है। पीएच स्केल किस पे काम करता है, सांद्रता। और उसका एक और डिफिनीशन है यहाँ पर पीएच बराबर होता है -log H+, -log H+। मतलब पीएच स्केल जो होता है का डिफिनीशन इसके हिसाब से, किसी जलीय विलयन में H+ आयन के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच स्केल कहते हैं। किसी जलीय विलयन में H+ आयन के ऋणात्मक लघुगणक, लघु ल का मतलब होता है लोगरिथमिक, जिसको हिंदी में लघुगणक बोला जाता है। आगे जाइएगा तो डिटेल्स में पढ़िएगा, नहीं, ऋणात्मक लघुगणक को हम पीएच स्केल कहते हैं। किसी जलीय विलयन में H+ आयन के ऋणात्मक लघुगणक को हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। याद रखा इतना। यहाँ पर आपका पीएच यदि 7 हो तो उदासीन होगा, पीएच का मान 7 से कम हो तो क्या होगा, अम्लीय होगा, पीएच का मान 7 से ज्यादा हो तो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। अब हर चीज का अपना एक पीएच रेंज होता है। जैसे मिट्टी हो गया, क्या हो गया, मिट्टी हो गया, तो मिट्टी जो होता है आप लोग देखते होइएगा कि लोग जो होते हैं खेतों में चूने का छिड़काव करते हैं, क्या करते हैं, या पेड़ पौधा देखते होइएगा कि अभी अभी जो है, अभी सीजन जो चल रहा है आम वगैरह का, नहीं, तो जड़ों में देखते होइएगा कि आप लोग चूने का लेप किया जाता है, चूने का लेप किया जाता है, मिट्टी में चूने का छिड़काव किया जाता है। ये सब क्यों किया जाता है, ये सब क्यों किया जाता है, तो ये भी रीजन है इसके। एक्चुअली होता क्या है कि हर चीज का अपना एक पीएच रेंज होता है। जैसे हम लोग का बॉडी का, तो हम लोग का बॉडी का शरीर का पीएच रेंज जो होता है ना 7.0 से 7.8 तक। मतलब यदि हम अपने बॉडी के पीएच रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, 7.0 से 7.8 तक, इसी रेंज में हमारा बॉडी के रहना है। यदि 7.0 से कम हो गया तो उस स्थिति में हमें बुखार लग सकता है, या 7.8 से ज्यादा हो गया तो भी हमें क्या लग सकता है, बुखार लग सकता है। तो बुखार हमें तभी लगता है जब हमारे बॉडी का पीएच मान जो होता है या तो 7.0 से कम हो जाता है, या 7.8 से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो इस स्थिति में हम बुखार को फील करते हैं। किसको फील करते हैं, मतलब हमारा बॉडी का टेम्परेचर ही क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और सर में इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, दवा लेते हैं। फिर यहाँ पर है मिट्टी का पीएच मान, इसका भी पीएच मान जो होता है ना 7.6 से 7 क्या होता है, 6 होता है। 7.0 से 7.6, 7.0 से 7.6, ये हमारा मिट्टी का पीएच मान हो गया। मिट्टी का इस रेंज में यदि रहेगा तो हमारा मिट्टी कौन सी है, परफेक्ट है, उपजाऊ होगा। इसे कम या ज्यादा होगा तो फिर क्या हो जाएगा, वो
फिर उपजाऊ नहीं रहेगा, कई तरह की समस्या आ जाएगा, कई तरह का समस्या। HCl का पीएच मान इतना होता है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है। अब देखो मिट्टी का पीएच मान, मिट्टी अभी हम बोले हैं कि खेतों में लोग चूने का छिड़काव क्यों करते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको मिट्टी का जांच कराना पड़ेगा। तो मिट्टी का जांच आप घर पे भी कर सकते हैं, अपने से भी कर सकते हैं। तो मिट्टी में क्या होता है कि इस रेंज में यदि नहीं है, और समझना, इस रेंज में यदि नहीं है, इसे मान लो कि कम हो गया, तो कम हो जाएगा तो समझ जाओ कि आपका मिट्टी जो है उसके अंदर अम्लीय गुण ज्यादा आ गया है। तो अम्लीय गुण जब ज्यादा आ जाएगा तो फसल आपका सही से नहीं होगा। तो फसल सही से नहीं होगा तो अम्लीयता को दूर करने के लिए हमें क्षार चाहिए। और चूना क्या होता है? क्षार होता है। चूना किस प्रवृत्ति का होता है? क्षारीय। इसीलिए किसान जो होते हैं ये खेतों में चूना का छिड़काव कर देते हैं कि बाय द वे यदि हमारे मिट्टी के अंदर अम्लीयता का गुण ज्यादा हो गया होगा, मतलब इस रेंज से कम हो गया होगा, इसका मतलब मिट्टी में अम्ल की मात्रा ज्यादा हो गया होगा, और ज्यादा होगा तो फसल होगा नहीं होगा। इसीलिए वो लोग चूने का क्या करते हैं? छिड़काव करते हैं। लेकिन बिना जांचे हुए भी छिड़काव नहीं करना चाहिए। मान लो कि आपके मिट्टी के अंदर 7.6 से ज्यादा हो गया पीएच मान, तो क्षारीय हो गया। क्षार का और छिड़काव करोगे तो फिर भी फसल आपका नहीं होगा। नहीं, इसके लिए सबसे बेटर है कि क्यों ना मिट्टी को पहले जांच लें। तो जांचने के लिए क्या किया जाता है कि 4-5 जगह से, खेत हो गया, 4-5 जगह से कम इतना गाढ़ा खोद करके इतना, और थोड़ा थोड़ा मिट्टी निकाल लेंगे। चारों कोण पर से निकाल लेंगे और एक बीच में से निकाल लेंगे, और उसके बाद सभी को आपस में क्या करेंगे? फेंट देंगे। फेंटने के बाद उसमें से 100 ग्राम हम ले लेंगे। कितना? मिट्टी को कितना निकालेंगे? 100 ग्राम। और उसको पानी में हम डाल देंगे, घुला देंगे। पानी में घुलाने के बाद कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। छोड़ देने के बाद हम देखेंगे कि पानी जब फिरा जाएगा, मतलब मिट्टी वगैरह क्या हो जाएगा? नीचे बैठ जाएगा, और पानी जो है साफ पानी ऊपर हो जाएगा। तो उसको फिर भी हम उसको फिल्टर पेपर से क्या करेंगे? छान लेंगे। कपड़ा वगैरह से क्या करेंगे? छान लेंगे। तो पानी को छान लेंगे। अब आपके पास ये वाला रहेगा, पीएच पेपर रहेगा। पीएच पेपर, पीएच या तो रीडिंग वाला खरीद लो, नहीं, और नहीं तो पीएच पेपर आपके पास रहेगा। तो पीएच पेपर पर उसको रखोगे ना, तो पीएच पेपर जो होता है भिन्न भिन्न रंग में होता है। भिन्न भिन्न पीएच चार्ट पेपर होता है जो भिन्न भिन्न रंग में होता है। कितने रंग में होता है? भिन्न भिन्न। तो उसमें डालोगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। कलर क्या हो जाएगा? पीएच पेपर होता है जो येलो कलर का होता है, इस तरह का। अब इस पानी को इसके ऊपर डालोगे ना, तो ये पेपर खास तरह का होता है। जैसे ही डालोगे ना तो कलर चेंज हो जाएगा। तो यदि ज्यादा हरा ग्रीन इस टाइप में यदि कलर इसका बदल जाता है, येलो से बदल जाता है, तो हरा ग्रीन ये सब कलर जो होता है ना, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। तो समझ जाना कि वो क्षारीय है। मिट्टी में क्या है? क्षार है। कौन सा प्रॉपर्टीज आ गया? क्षारीय। तो क्षार हो गया, इसका मतलब आपको उसमें चूना छिड़कने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसा व्यवस्था करें कि अम्ल क्षार का मात्रा क्या हो जाए? घट जाए। तो हमें अम्ल उसके अंदर कुछ डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? और ज्यादा रेड कलर में यदि चेंज होता है, रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, गुलाबी कलर का हो गया, हल्का लाल हो गया, तो समझ जाना एसिड नेचर क्या होगा, मतलब उसके अंदर कौन सी है? अम्ल है। तो अम्ल की मात्रा ज्यादा हो गया। तो अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे? क्षार डालेंगे। तो क्षार में क्या? चूने का छिड़काव करो। किसका? चूने का छिड़काव करो। या एक आता है पौधा ढेंचा का, ढेंचा इतना बड़ा बड़ा होता है। अभी फसल कट रहा है ना, अभी लोग अपने खेतों में ढेंचा का, ऐसे एक घास के जैसा होता है, इतना बड़ा बड़ा होता है, उसका बीज आता है, इसे लोग छींट देगा और बड़ी जल्दी से वो बढ़ जाता है। वो है कि नहीं? उसको बिना पानी वगैरह का वो फटाफट वो लगभग महीना दिन में इतना बड़ा बड़ा हो जाएगा। अब उसके बाद से लोग उसको फिर जुताई कर देता है। तो जुताई कर देगा तो फिर सड़ जाएगा, तुरंत सड़ता भी है वो। तुरंत क्या हो जाता है? तो सड़ेगा, मतलब क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। तो खेतों में जो अम्लीयता की प्रवृत्ति है उसको क्या करेगा? खत्म कर देगा। क्या कर देगा? खत्म कर देगा। इस तरह से फिर हमारा मिट्टी का जो रेंज है इस रेंज में आ जाएगा, और आपका हर फसल क्या होगा? परफेक्ट होगा। जैसे हम लोग देखते हैं खेतों वगैरह में अच्छा से फसल नहीं होता, तो उसका बहुत सारा रीजन है।
जिसमें एक रीजन ये भी हो जाता है, हम लोग मिट्टी का जांच कराते नहीं है, कुछ भी देते रहते हैं खेतों में, कुछ भी क्या करते हैं देते रहते हैं, जिसके चलते हमारा फसल सही से नहीं हो पाता है, फसल सही से नहीं होता है। तो हम पीएच पेपर आपको हम दिखाएंगे, है कि नहीं, प्रैक्टिकली उसको हम लोग देखेंगे कि वास्तव में कैसे काम करता है। फिर आ गया अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा का मतलब होता है कि जैसे बारिश होता है, क्या होता है, बारिश होता है, तो बारिश में एक्चुअली होता क्या है कि आप लोग जानते हैं कि वायु में नाइट्रिकम, है कि नहीं, या सल्फर डाइऑक्साइड, जो जो हम लोग बाइक वगैरह चलाते हैं, जो सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह जो, या NO2 वगैरह जो निकलता है, तो वो जाता है ऊपर, तो ऊपर जाता है तो वो रिएक्ट करके और बन जाता है नाइट्रिक अम्ल H2SO4, ऊपर जा करके बन जाता है। और जब बारिश होता है तो बारिश के बूंदों के साथ वो जा करके घुल मिल जाता है। अब वो घुल मिल जाता है तो कहाँ पर आता है, बारिश होता है तो उसके साथ नीचे आ जाता है, तो नीचे आकर कहाँ पर, जमीन में। तो जमीन में जब आ करके जो पड़ता है तो जमीन पे भूमि में क्या रहता है, मान लो कि नदी हो गया, झील हो गया, ये सब रहता है, तो बारिश का बूंद तो सब में न पड़ता है, जाकर के बारिश होता है तो जब H2SO4 HNO3 जब जा करके बारिश के बूंदों में मिल जाता है, अब बारिश के बूंद का पीएच मान यदि 5.6 से कम हो गया, तो समझ जाना कि उस पानी के अंदर अम्ल आ गया। इस तरह के जो वर्षा होता है जिसका पीएच मान 5.6 से क्या होता है, कम होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अम्लीय वर्षा। क्या बोलते हैं, बारिश के बूंदों में क्या मिल जाता है, नाइट्रिकम H2SO4 कहाँ से मिलता है, वही जो गैसें वगैरह जो होता है, जो बाइक वगैरह SO2 NO2 ये सब जाता है कि नहीं, ऊपर जाता है तो रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने के बाद से HNO3 H2SO4 क्या करता है, बना देता है, और वो जल के बूंदों के साथ मिल जाता है तो उसकी अम्लीयता को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो बढ़ा देता है तो उसका पीएच मान कितना से कम हो जाए, 5.6 से अधिक कम हो जाता है। तो समझ जाना उस बारिश के अंदर, उस पानी के बूंदों के अंदर अम्लीयता का गुण बढ़ गया, और उस तरह के बारिश को हम लोग कौन सा बारिश कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। कौन सा वर्षा कहते हैं उसको, अम्लीय वर्षा कहते हैं। अब तो वो बारिश जब होगा तो भूमि पर आएगा, नदी में जाएगा, तालाब में जाएगा, तो उसका भी पीएच मान क्या करेगा, अम्लीयता बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा, तो उसका भी अम्लीयता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब जल का बढ़ गया, मान लो तालाब में, नदी में, जल का पीएच मान क्या हो जाएगा, बढ़ने का मतलब कि जैसे इसके हिसाब से देखा जाए तो घट जाएगा, पीएच मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। देखो ना, पीएच मान जैसे जैसे घटेगा अम्लीयता का गुण क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है, नहीं, तो अम्लीयता का गुण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वहां के जो जल में जो रहने वाली मछलियां है, जो जीव जंतु है छोटे छोटे, तो वो भी तो पीएच रेंज में ही रहते होंगे। तो जल का पीएच मान जब गड़बड़ हो जाएगा, इसका मतलब कि मछली का जिंदा रहना वहां पर क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आप लोग देखते होइएगा कि जल वगैरह में, कहीं के नदी वगैरह में मछलियां अपने आप क्या हो जाती है, मर जाती है। तो मरती क्यों होगी, हो सकता है कि उस नदी का, उस तालाब का पानी का पीएच मान, मतलब उसके अंदर अम्लीयता का गुण क्या हो गया होगा, या हाँ, जो उस रेंज में जो उसका अम्लीयता रहता है उसे क्या हो गया, बढ़ गया होगा। तो बढ़ जाने के कारण, किसके कारण, बढ़ जाने के कारण मछली जिंदा नहीं, कैसे हम लोग को 7.0 7.8 से ज्यादा पीएच मान हो गया तो हमको बुखार लग जाता है, तो वैसे ही तो उस वहां भी होता होगा, पानी का पीएच मान बढ़ जाएगा या घट जाएगा तो फिर वहां पर उनका रहना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। फिर वही होता है, तो अम्लीय वर्षा होती है, एक बार सुने होइएगा, कभी कभी कपड़ा वगैरह हम लोग, मैं बहुत पहले कि बारिश हुआ था तो लोग कह रहा था कि अरे कपड़ा पर पानी पड़ा तो कपड़ा को जला दिया था, है कि नहीं, कुछ अजीब टाइप का बारिश हुआ था। तो एक्चुअली वो बारिश क्या था, अम्लीय वर्षा था, मतलब बारिश में अम्ल का गुण ज्यादा हो गया था, और जिसके चलते वो बारिश हुआ था तो जहां जहां कपड़ों वगैरह पर पड़ा हुआ था उसको क्या कर दिया, डैमेज कर दिया। कहीं कहीं गाड़ी पर मतलब कहीं भी गिरा हुआ था तो एकदम उसका दाग ही नहीं छूट रहा था, वो दाग नहीं छूट रहा था। तो क्यों ऐसा हुआ होगा, क्यों हुआ होगा, अम्लीयता गुण ज्यादा आ गया होगा, बारिश में अम्ल की मात्रा ज्यादा आ गई, मतलब अम्लीय अम्लीय वर्षा के कारण ऐसा हुआ होगा। किसके कारण, अम्लीय वर्षा के कारण। तो इस तरह से बारिश जब होता है, अम्लीय वर्षा जब होती है, तो उस स्थिति में खेतों का भी पीएच मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि अम्ल जब खेत में आएगा, जमीन में आएगा, भूमि पर आएगा,
तो उस स्थिति में पहले से जो है उसका पीएच मान उसको क्या करेगा, बढ़ा देगा, हटा देगा, मतलब अम्लीयता गुण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाएगा तो आपका फसल होगा अच्छा से, नहीं होगा, फसल अच्छा से नहीं होगा। उसी तरह से हमारे मुंह का पीएच मान होता है 5.5, क्या होता है 5.5। अब 5.5 से जब घटेगा इसका मतलब अम्लीयता गुण बढ़ जाएगा। तो अम्लीयता गुण बढ़ेगा, ये क्या करता है, हमारे दांतों को क्षय करना चालू कर देता है, दांतों का टूटना क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। हमारा दांत जो होता है, दांत का जो ऊपरी परत होता है वो एक तरह का केमिकल से बना होता है, जिसको दांत की ऊपरी परत को इनेमल कहा जाता है। दांत जो होता है उसकी ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, इनेमल। तो इनेमल जो होता है एक्चुअली कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। हमारे दांत की ऊपरी परत को क्या कहते हैं, इनेमल कहा जाता है। अब किस कंपाउंड से बना होता है, कैल्शियम फास्फेट। तो जब हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो इसका मतलब अम्लीयता क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अम्लीयता जब बढ़ता है ना, ये कैल्शियम फास्फेट जो होता है ना, ये दांत जो होता है ना वो कमजोर हो जाता है, उसको डैमेज कर देता है, और दांत हिलना डुलना टूटना क्या हो जाता है, चालू हो जाता है, चालू हो जाता है। तो प्रश्न उठता है कि हमारे दांत का मुंह का पीएच मान बढ़ता क्यों है, क्यों बढ़ता है। इसके पीछे भी रीजन है। रीजन ये है कि हम लोग खाना वगैरह खाते हैं, मान लो दूध पी लिया है कि नहीं, या दही खा लिया, या सब्जी वगैरह दाल में जो भी है खा लेते हैं हम लोग, खास करके वसा युक्त जो पदार्थ होता है, फैटी जो चीज होता है, चॉकलेट वगैरह आप लोग खा लेते हैं, और खाना खाने के बाद से सो जाते हैं, ढंग से कूला गला लिया आप लोग नहीं करते हैं, तो वो जो बैक्टीरिया होता है ना उसमें का, वो दांतों के अंदर घुस जाता है, वो गैप में क्या हो जाता है, घुस जाता है। और गैप में घुसने के कारण अब रात भर तक मुंह बंद करके सो जाते हैं, इसके बीच वो बहुत सारा वो अपना काम करना चालू कर देता है, और वो रिएक्ट करता है, और वो एसिड छोड़ता है। तो बैक्टीरिया क्या छोड़ता है, एसिड। वो बैक्टीरिया जो है आपके जो अन्न जो है इसके अंदर जो फंसा हुआ है वो सब उसको खाता है, और खाने के बाद सब एसिड को छोड़ता है वो। और वो एसिड जो होता है ना, वो हमारे इनेमल है, वो उसको क्या करता है, डैमेज कर देता है। क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। और डैमेज कर देता है मतलब पीएच मान को क्या करता है, बढ़ा देता है, मतलब घटाएगा पीएच मान को, इससे कम हो जाएगा। और कम होगा तो अम्लीयता बढ़ जाएगा। अब बढ़ने का मतलब होता है कि दांत हमारा पीएच मान से जब कम हो जाएगा तो दांत उसको सहन नहीं कर पाता है, और इस तरह से टूटना चालू कर देता है, टूटना चालू कर। इसीलिए जब भी खाना खाइए तो खाना खाने के बाद जरूर ब्रश कर लीजिए। देखते होइएगा कि दांत में कीड़ा का लग जाना आजकल आम बात है, नहीं क्यों होता है, बस उसका रीजन एक ही है कि आप लोग ब्रश सोने के टाइम ब्रश नहीं करते हैं। तो कभी भी खाना खाइए तो सोने के टाइम भले सुबह में ब्रश मत कीजिए, लेकिन खाना खाने के बाद एक बार ब्रश जरूर कर लीजिए।